गुड इवनिंग सभी को। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी पर। तो सभी पेड क्लास बच्चों को गुड इवनिंग। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी और आप पूरा इसका आनंद ले रहे होंगे और आनंद के साथ पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, समय समय पर आपको पीडीएफ भी दी जाती है, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की पीडीएफ आपको दी जा चुकी है। सेकंड चैप्टर कल समाप्त हो जाएगा, तो परसों से हम लोग नए चैप्टर में चलेंगे, चैप्टर 3। ठीक है, अब थोड़ा स्पीड अपन बढ़ाएंगे पढ़ाई पे। आज अगर बात की जाए तो हम लोग साझेदारी फर्मों के लिए लेखांकन का ये पार्ट नंबर 13 है। पार्ट नंबर 12 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये पार्ट नंबर 12-13 क्या है, इसका मतलब यह है कि साझेदारी चैप्टर के बारे में हम लोग 12 दिन बात कर चुके हैं इसके पहले। आज हम लोग इसका 13वां लेक्चर लेकर आए हैं। ठीक ना भाई, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो तो एक दिन में तो चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता ना, है ना। अलग जैसे आपकी स्कूल में मान लो चालू किया गया साझेदारी फर्मों के लिए लेखांकन चैप्टर, आज पढ़ाया गया, कल पढ़ाया जाएगा, परसों पढ़ाया जाएगा। भाई एक हफ्ते 10 दिन पढ़ाया जाता है कोई भी चैप्टर अगर बड़ा है तो। अगर मास्टर अच्छे से एक्सप्लेन करके करता है पूरी थ्योरी और सवाल, तो सिंपल सी बात है उसमें समय लगता है। तो उसी तरीके से ये जो पार्ट है ये डे बाई डे है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। तो आपने अगर अब तक इसके पुराने पार्टों को नहीं देखा है तो पुराने पार्टों को जरूर देखिए, क्योंकि कोई भी वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसके पुराने पार्टों को देखे होंगे। अब देखिए, ये समस्या केवल नए बच्चों के साथ आने वाली है जो अभी एडमिशन लिए हुए हैं, तो उनको प्लेलिस्ट भेज दी गई है। वो प्लेलिस्ट से पूरे वीडियो देख डालें अकाउंट का। और स्पेशली अगर आपको ये साझेदारी वाला चैप्टर जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं तो आप इसके पूरे वीडियो देख डालिए, अब तक के 12 वीडियो, तो आपको ये 13वां वीडियो अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, और जिसने नहीं देखे हैं भाई उनको वीडियो तो मिल ही रही है, आराम से वो कभी भी देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कुछ लोगों का मैसेज आता है कि सर टाइमिंग 7 बजे से ना करके सुबह टाइम अकाउंट की कर दो। भैया मेरे, आप सुबह अकाउंट को देख लो, आपको वीडियो हमेशा पड़ी रहेंगी। जब तक आपका महीना पूरा नहीं हो जाएगा, आपकी पेड क्लासेस का महीना पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक आपके पास आपकी क्लासेस पड़ी रहेंगी। आप किसी भी टाइम वीडियो को देखिए, उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला है नहीं। आपका वीडियो है, आप किसी भी टाइम उसको देखिए। बस वीडियो को शेयर करने का प्रयास मत करिएगा। एक काम करिएगा ना, वीडियो को शेयर मत करिएगा। ठीक है, मतलब सारी चीजें करिए लेकिन शेयर मत करिए। देखिए, हमसे गेम खेलने का प्रयास बिल्कुल मत करिए। मैं इतनी ईमानदारी पूर्वक से यहाँ पे आके पढ़ाता हूँ, आप भी ईमानदारी पूर्वक से पढ़िए, क्योंकि आप कहाँ पे हैं, पूरी लोकेशन क्या है, आपका सर्वर कहां पे है, आपका मकान नंबर से लेकर सारी जानकारी हमारे पास रखी हुई है। तो आपको तुरंत वहां से ब्लॉक कर दिया जाएगा। दोबारा कभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब या शेयर नहीं कर पाएंगे, ना ही परचेज कर पाएंगे। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। आप ही केवल वीडियो देखना, वीडियो को शेयर मत करना, मेरे से चालाकी करने का प्रयास मत करना। अगर मैं इतना बड़ा एम्पायर चला रहा हूं तो आप समझ सकते हो कि मेरे पास सर्वर का कितना बड़ा नॉलेज होगा। समझ पा रहे हैं ना? ओके, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में जब हम लोगों ने पार्ट 12 पढ़ा था इसका, तो हम लोगों ने ख्याति के बारे में बात की थी। मैंने आपको बताया था ख्याति से एक ऑब्जेक्टिव कंफर्म बनेगा और ख्याति से एक थ्योरी बनेगी, एक सवाल बनेगा। ख्याति की कुछ थ्योरियों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। ख्याति से आप क्या समझते हैं, ख्याति की विशेषताएं, ख्याति के प्रकार और ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व, ये सारी थ्योरी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। और आज हम लोग बात करेंगे एक नई थ्योरी के बारे में जिसका नाम है ख्याति के मूल्यांकन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो आज की हमारी थ्योरी भी है और आज से हम इसी के सवाल भी लगाएंगे। ख्याति के मूल्यांकन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ख्याति के मूल्यांकन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। ख्याति के मूल्यांकन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसके बाद एक थ्योरी इस चैप्टर की केवल लास्ट बची हुई है, अधिलाभ विधि और औसत लाभ विधि में अंतर बताइए। उसके बाद आपसे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया पूरी थ्योरी के साथ। ठीक है, तो ख्याति की मूल्यांकन की विभिन्न विधियों के बारे में हम लोगों को वर्णन भी करते जाना है। अब देखो, अगर बात की जाए ख्याति के मूल्यांकन की विधियों की, तो ख्याति के मूल्यांकन की 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? ख्याति के मूल्यांकन की 3 विधियां हैं। बहुत आराम से समझते जाना, ये चीजें उसी को समझ में आ रही होंगी जिसने इसके पहले वाला वीडियो अच्छे से पढ़ा होगा। तो ख्याति के मूल्यांकन की कितनी विधियां हैं? ख्याति के मूल्यांकन की 3 विधियां हैं। पहली विधि है औसत लाभ विधि, औसत लाभ विधि। दूसरी विधि अधिलाभ विधि, अधिलाभ विधि। और फिर है पूंजीकरण विधि, पूंजीकरण विधि।
ये ख्याति के मूल्यांकन की 3 विधियां हैं। इन तीनों विधियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और सवाल भी इन तीनों विधियों से ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ख्याति के मूल्यांकन की 3 विधियां होती हैं, औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि और पूंजीकरण विधि, ठीक है। तो एक एक करके इन सभी विधियों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि क्या है और इसके माध्यम से किस तरीके के सवाल लगाए जाते हैं, पहले उन सवालों को करेंगे। फिर हम लोग अधिलाभ विधि की थ्योरी के बारे में बात करेंगे, फिर अधिलाभ विधि के सवाल लगाएंगे, फिर हम लोग पूंजीकरण विधि की थ्योरी की बात करेंगे, फिर हम लोग पूंजीकरण विधि के सवाल लगाएंगे, ठीक है। तो एकदम टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले पूरे मूल्यांकन की विधियों को समझा दूं फिर सवाल लगाऊं, नहीं, पहले एक विधि के समझाऊंगा फिर उसके सवाल बताऊंगा, फिर दूसरी विधि को समझाऊंगा फिर उसके सवाल बताऊंगा। ऐसे करेंगे तो ज्यादा अच्छे बेटर तरीके से आपको चीजें समझ में आने वाली है। तो हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं औसत लाभ विधि से ख्याति की गणना। औसत लाभ विधि से ख्याति की गणना, ठीक है। अब देखिए औसत लाभ विधि से ख्याति की गणना कैसे की जाती है, बहुत आराम से समझने का प्रयास करिएगा। तो सबसे पहले ख्याति के निकालने का सूत्र क्या होता है, जब हम लोग औसत लाभ विधि से ख्याति निकालते हैं तो औसत लाभ विधि से ख्याति निकालने का सूत्र होता है औसत लाभ, टू द पॉइंट में लिख रहा हूं, एकदम इसी तरीके से आपको लिखना है कॉपी में, औसत लाभ गुणे क्रय वर्ष। औसत लाभ गुणे क्रय वर्ष। अब देखो किताब में क्रय वर्ष तो दिया रहेगा कि 2 वर्ष के क्रय के आधार पर है, 3 वर्ष के क्रय के आधार पर है, 4 वर्ष के क्रय के आधार पर है या 5 वर्ष के क्रय के आधार पर। ये क्रय वर्ष आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो यहां पे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन क्वेश्चन में औसत लाभ नहीं दिया रहेगा, तो यहां से हम लोग बात कर लेते हैं औसत लाभ का सूत्र कैसे लगाएंगे, ध्यान से समझना। औसत लाभ बराबर सूत्र होता है समस्त वर्षों का लाभ, समस्त वर्षों का लाभ का योग, मतलब समस्त वर्षों के लाभ का योग बटे वर्षों की संख्या, बटे वर्षों की संख्या। समस्त वर्षों का लाभ का योग बटे वर्षों की संख्या, ये क्या होता है, ये हमारा होता है औसत लाभ विधि से ख्याति निकालने का सूत्र होता है औसत लाभ। औसत लाभ कैसे निकलेगा, समस्त वर्षों के लाभ का योग बटे वर्षों की संख्या। बहुत आराम से समझना। अब देखो नहीं यहां पे होगा क्या कि क्वेश्चन में लाभ के साथ साथ हानि भी दी होगी किसी वर्ष की। कैसे, अगर मान लो 4 वर्षों का लाभ दिया हुआ और बीच में किसी एक वर्ष में हानि है, तो समझ जाना उस हानि को अपन क्या करेंगे, यहां पे माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मेरी बातों को अगर आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लोगे ना, तो आपको ख्याति के सवाल ऐसे ही बन जाने वाले हैं, यकीन मानो। बहुत आराम से समझो। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ख्याति के मूल्यांकन की 3 विधियां होती हैं, औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि और पूंजीकरण विधि। हम लोग पहली विधि के बारे में बात कर रहे हैं, औसत लाभ विधि से ख्याति की गणना। मैंने बताया कि औसत लाभ विधि से ख्याति निकालने का सूत्र होता है औसत लाभ गुणे क्रय वर्ष। अब अगर हमारे सवाल पे औसत लाभ नहीं दिया रहेगा तो इसको निकालने का सूत्र होता है समस्त वर्षों के लाभ का योग बटे वर्षों की संख्या। बच्चा यहाँ पे याद ये रखना है कि समस्त वर्षों के लाभ का योग का मतलब यह है कि अगर किसी वर्ष हानि है तो हानि घटेगी। याद रखना, अगर किसी वर्ष हानि है तो हानि घटेगी, और यदि किसी वर्ष लाभ है तो लाभ तो जुड़ेगा ही, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन दे सकता है कि 5 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर गणना करनी हो और किसी एक वर्ष हानि हो, तो बच्चा समझे कि हानि को तो जोड़ना नहीं है, केवल लाभ बस को जोड़ना है। ऐसी गलती मत करना, अगर हानि है तो हानि को जोड़ेंगे नहीं लेकिन घटाएंगे जरूर, तभी आंसर आपका आने वाला है, ठीक है। तो इस बात को आप समझ लेना अच्छे से, ठीक है। तो ये सूत्र आप याद हो जाएगा, बहुत ही सिंपल से, औसत लाभ गुणे क्रय वर्ष, औसत लाभ का समस्त वर्षों का लाभ का योग बटे वर्षों की संख्या, ठीक है। तो ये होता है पहले मूल्यांकन की, जो पहली विधि है ख्याति के मूल्यांकन की, उसका ये सूत्र है। अब देखिए पहले इसके हम लोग सवाल लगा लेते हैं, फिर हम लोग इस अगले वाले में चलेंगे अधिलाभ विधि से ख्याति की गणना के बारे में, ठीक है। तो इसका जो सवाल है वो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 35 से। तो क्वेश्चन नंबर 35 स्क्रीन पे लगा दीजिए सर, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 34 तक के सारे सवाल हम लोग लगा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 34 तक के सारे सवाल हम लोग लगा चुके हैं। अगर आपने अब तक उन वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जहां पर आपको प्लेलिस्ट दी गई है, केवल पेड क्लास के बच्चों को ही प्लेलिस्ट दी गई है। तो वो सारी प्लेलिस्ट के वीडियो को देख सकते हैं। जैसे ही आप प्लेलिस्ट को टच करेंगे तो पूरे वीडियो अब तक के मिल जाएंगे, अकाउंट के और इंग्लिश के भी, तो आप पूरी प्लेलिस्ट से वीडियो को देख सकते हैं,
ठीक है, आज की क्लास लंबी रहने वाली है, इसीलिए मैंने सुबह टाइम इंग्लिश की क्लास नहीं रखी थी, ताकि बच्चे अपना डेटा बचा के रखें। ठीक है, तो डेटा बचा के ही रखना पड़ेगा आप लोगों को जब किसी दिन अकाउंट की क्लास लंबी होगी तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 ध्यान से देखो, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है, एक फर्म की ख्याति का मूल्यांकन विगत 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर किया जाना है। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, 3 वर्षों के क्रय के आधार पर किया जाना है। किस आधार पर किया जाना है? 3 वर्षों के क्रय के आधार पर किया जाना है। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, विगत 5 वर्षों का लाभ इस प्रकार है, 5 वर्षों का लाभ दिया हुआ है और क्रय वर्ष दिया हुआ है कितना, क्रय वर्ष 3 वर्ष से दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें ख्याति का मूल्यांकन करना है औसत लाभ विधि से, तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, औसत लाभ होना चाहिए। भाई यदि हमको औसत लाभ विधि से ख्याति की गणना निकालनी है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, बोले सर हमारे पास औसत लाभ होना चाहिए। अच्छा, औसत लाभ निकालने का सूत्र क्या होता है, बोले सर औसत लाभ निकालने का सूत्र होता है समस्त वर्षों का योग, समस्त वर्षों के लाभों का योग, ऐसा लिख दो, समस्त वर्षों के लाभों का योग, अगर किसी वर्ष हानि है तो घटाकर, बटे वर्षों की संख्या बटे वर्षों की संख्या। ठीक है, तो औसत लाभ बराबर क्या होता है, समस्त वर्षों के लाभों का योग बटे वर्षों की संख्या। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब बात को बहुत आराम से समझना। तो ये औसत लाभ का सूत्र हो गया, समस्त वर्षों के लाभों का योग बटे वर्षों की संख्या। अब बात को समझो, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन को हमने देखा तो पहले वर्ष का लाभ दिया हुआ है 2000 रुपये, समस्त वर्षों का लाभ बोला है तो 2000 रुपया प्रॉफिट है तो प्लस कर दिया। उसके बाद द्वितीय वर्ष का 1500 रुपया लाभ दिया हुआ है तो 1500 रुपया हमने प्लस कर दिया। फिर तृतीय वर्ष का हानि दिया हुआ है, आप सबको पता है कि अभी भी मैंने बताया कि हानि अगर दिया है तो हानि माइनस होगी। फिर चौथे वर्ष का 3000 रुपया लाभ है और 5वें वर्ष का 3800 रुपया लाभ है। यहाँ पे बच्चा एक चीज याद रखना, 350 को माइनस करना है, 350 को क्या करना है, माइनस करना है। माइनस क्यों करना है, क्योंकि 300 क्या है, हानि है, और यदि हानि है तो हानि को अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 वर्ष हो गए, तो वो समस्त वर्षों के लाभों का योग हमने किया, हानि थी तो हानि की बटे वर्षों की संख्या, 5 वर्ष थे। ठीक है, इनको जल्दी से जोड़िए। जब इनको हमने जोड़ा तो 2 3 3 6 कितना आ जाएगा, प्लस वाले पहले जोड़ लो, तो 8 5 13, 2 3 6 3 9 1 10, 10,300 माइनस करोगे 300 में से तो कितना आ जाएगा, बोले सर 10,000, और 10,000 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, बोले सर 2,000। ये 2,000 क्या आ गया, बोले सर ये 2,000 आ गया औसत लाभ। बच्चा ये 2,000 क्या आ गया, औसत लाभ। उत्तर ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमको निकालना ख्याति है, और हमारा अभी जो 2,000 आया है वो क्या आया, बोले सर औसत लाभ आया है। क्या है, औसत लाभ। अब हमको क्या निकालना है, बोले सर हमें ख्याति निकालना है, और हम सबको पता है कि ख्याति निकालने का सूत्र औसत लाभ से क्या होता है, बोले सर ख्याति निकालने का सूत्र होता है औसत लाभ गुणे क्रय वर्ष। क्या होता है बच्चा, औसत लाभ गुणे क्रय वर्ष। औसत लाभ कितना निकल आया है, बोले सर औसत लाभ निकला है 2,000, क्रय वर्ष है 3, यानी कि ख्याति बराबर क्या हो जाएगा, बोले सर ख्याति बराबर आ जाएगा 6,000 रुपया। ख्याति बराबर कितना आ जाएगा, बोले सर ख्याति बराबर आ जाएगा 6,000 रुपया। एनी डाउट? अब बताओ यहाँ पे किसको डाउट है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है इस सवाल को लेकर के? बहुत ही सिंपल सा था ना, मैंने आपको क्या बताया कि औसत लाभ विधि से आप बिल्कुल आंसर चेक कर सकते हैं, 6,000 रुपया आपके आंसर आता होगा ख्याति की गणना। ठीक है, अपन ने क्या बात की, मैंने बात की कि ख्याति के मूल्यांकन की 3 विधियां होती हैं, औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि। मैंने आपको बताया कि औसत लाभ विधि का मतलब होता है औसत लाभ गुणे क्रय वर्ष। औसत लाभ निकालने का सूत्र होता है समस्त वर्षों के लाभों का योग बटे वर्षों की संख्या। हमने बोला कि किसी वर्ष अगर कोई हानि है तो हानि को अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और कोई लाभ है तो लाभ तो जुड़ेगा ही, बटे वर्षों की संख्या। यहां से हमारा निकल आया औसत लाभ। औसत लाभ में अगर क्रय वर्ष का गुणा कर देंगे तो बच्चा क्या आ जाने वाला है, ख्याति आ जाने वाली है। ये आंसर का सिंबल बना हुआ है, परेशान मत होना। 6,000 रुपये कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ख्याति का मूल्य। ठीक है, तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना सरल है, बस हानि थी तो हानि को माइनस कर देना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ओके, चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो सर लगा दीजिए आज का अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 36 आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। एक फर्म ने गत 4 वर्षों में 8,000, 10,000, 12,000, 16,000 क्रम से कमाए हैं। ख्याति की गणना औसत लाभ विधि द्वारा 3 वर्ष के क्रय के आधार पर की जाए। औसत लाभ विधि से ख्याति की गणना करना है, बिल्कुल उसी के सवाल ही हम लोगों ने अभी उठाए हुए हैं।
3 वर्ष के क्रय के आधार पर। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, औसत लाभ। औसत लाभ सवाल में कितना दिया हुआ है, बोले सर 4 वर्षों का लाभ है 8,000, 10,000, 12,000, 16,000। 8,000, 10,000, 12,000 और ये कितना हो गया, बोले सर 16,000। ठीक है, चारों वर्ष लाभ है, हानि नहीं है तो नहीं घटाया। 4 का डिवाइड करना, क्योंकि वर्षों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 है। ठीक है, इसको टोटल कर लो। यहां पे क्या निकलेगा, बोले बच्चे यहां पे निकलेगा औसत लाभ। कितना है यहाँ पे, बोले यहां पे आएगा औसत लाभ। ठीक है, औसत लाभ। इसको जोड़ोगे तो 10 8 18 12 30 46,000। 46,000 को डिवाइड करोगे 4 से तो कितना आ जाएगा, बोले सर ये आ जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एक 4 दूनी कितना आ जाएगा, 4 एकम 4। रुक जाओ, 4 एकम 4, फिर यहाँ पे 4 एकम 4 जो 2 जाएगा ना, 4 भाई 4 एकम 4 आया, अच्छे से डिवाइड कर लो भाई। 6 आया, फिर 4 एकम 4, 6 में 4 गए 2, 4 पंचे 20, 11,500। कितना आ गया, बोले सर 11,500 आ गया। ये 11,500 क्या आ गया, बोले सर 11,500 आ गया एवरेज प्रॉफिट यानी औसत लाभ। अब हमें निकालना है क्या है, बोले सर हमें ख्याति निकालना है, और ख्याति का सूत्र क्या होता है, औसत लाभ यानी कि 11,500 गुणे क्रय वर्ष। क्रय वर्ष सवाल में पहले ही दिया हुआ था कि 3 वर्षों के क्रय के आधार पर है। देखो 4 वर्ष अलग है, क्रय वर्ष अलग है, क्रय वर्ष अलग दिया होगा। ठीक है, गुणा कर लेना, 3 0 3 5 15, 3 एकम 3 1 6, 3 5 15, 3 एकम 3 1 4 और 3 एकम 3, 34,500। कितना आ जाएगा, बोले सर 34,500। तो आपका ये आंसर आ रहा होगा 36 नंबर का, 34,500। अब बताओ ऐसे सवालों में कौन सा आपको वेद मंत्र पढ़ने की जरूरत है क्या, कितना सिंपल सा सवाल है भाई। समस्त वर्षों का योग कितना दे दिया, 8,000, 10,000, 12,000, 16,000 जोड़ दिया 46,000 आया। 46,000 भागे 4 किया तो 11,500 आया। 11,500 औसत लाभ आया। औसत लाभ से ख्याति निकालने का सूत्र औसत लाभ गुणे क्रय वर्ष कितना आ गया, 34,500 रुपया। तो बच्चा ये भी क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 भी क्लियर हो गया। इतने ही सरल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब देखो जब भी औसत लाभ से सवाल आएगा ना, बस एक ही चीज घुमाएगा, क्या, अब किसी वर्ष हानि दे देगा, बस उस बात को याद रखना है। तो अगर हानि है तो अपन को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। बाकी अगर लाभ है तो लाभ को अपन को क्या किए रहना, जोड़े रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलें अपने अगले क्वेश्चन में। चलिए तो लगा दीजिए सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। ध्यान से बच्चा देखो क्वेश्चन नंबर 37 को भी। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है, ख्याति के मूल्य की गणना 5 वर्षों के औसत लाभ के 4 वर्षों के क्रय के आधार पर की जाए। 4 वर्षों के क्रय के आधार पर करना है, यानी क्रय वर्ष दिया हुआ है कितना, बोले सर 4 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, पिछले 5 वर्षों का लाभ इस प्रकार दिया हुआ है। अब देखो 5 वर्षों का लाभ दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं, औसत लाभ निकाल लेते हैं। तो कितना है, 40 50 60, 40,000, 50,000, 60,000, 40,000, 50,000, 60,000, 50,000 और 60,000, 50,000 और 60,000। वर्षों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 वर्षों की संख्या है। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो जल्दी से। तो 6 4 10 15, 6 21 5 26, 2,16,000 आएगा ये टोटल। डिवाइड करोगे 5 से तो कितना आ जाएगा, बोले सर ये आ जाएगा 5 चौको 20, 5 3 15, 5 दूनी 10, 43,200। ये 43,200 क्या आ जाएगा, बोले सर 43,200 जो आपका आएगा, इसको अच्छे से, एक सेकंड पहले अच्छे से जोड़ा नहीं क्या, 5 चौको 20, इसको पहले रुक जाओ, टोटल इसको अच्छे से कर लो एक बार, गड़बड़ टोटल हो गया। 6 4 10 15, 6 21 5 26, 2,60,000 होगा, सॉरी यार 2,60,000 होगा, 2,60,000 होगा, सॉरी है ना, गलती से मैंने 2,16,000 लिख दिया। काटोगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 25, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 52,000। कितना आ जाएगा, 52,000 आएगा, बिल्कुल कितना आ जाएगा, 52,000। ओके, अब हमें ख्याति निकाल देना है। तो ख्याति निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा, बोले सर 52,000 यानी कि औसत लाभ गुणे क्रय वर्ष कितना है। तो क्रय वर्ष दिया हुआ था ना, तो क्रय वर्ष क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, बोले सर 4, तो 4 का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2,08,000। कितना आ जाएगा, 2,08,000। और यही हमारा क्या हो जाएगा, ख्याति हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बाई मिस्टेक मेरे से हो गया था, 2,16,000 नहीं होगा, 2,60,000 होगा।
भाई आफ्टर ऑल मैं भी इंसान हूं, गलती हो गई प्लस करने मेरे से, तो 2,60,000 होगा। क्लियर है? तो औसत लाभ विधि से तो ख्याति की गणना का सूत्र आपसे क्लियर हो गया, सूत्र भी क्लियर हो गया, और इसीलिए मैंने इसके जितने भी सवाल थे वो सवाल भी मैंने कंप्लीट कर दिए। चलो ये तो बहुत सरल सा था, मतलब ख्याति की गणना का सबसे सरल सूत्र यही है, औसत लाभ विधि से ख्याति की गणना करना। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटाते हैं और चलते हैं अपन की दूसरी ख्याति की गणना वाले सूत्र में। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले हम लोग ख्याति की गणना की विधि का सूत्र पढ़ेंगे, फिर हम लोग उसके सवाल लगाएंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे अधिलाभ विधि से ख्याति की गणना। किससे? अधिलाभ विधि से ख्याति की गणना। आपको सूत्र भी एकदम याद हो जाएगा। अभी ये दूसरा नंबर है, अधिलाभ विधि से ख्याति की गणना। अधिलाभ विधि से ख्याति की गणना। ठीक है, तो अधिलाभ विधि से ख्याति की गणना का सूत्र क्या होता है? बोले सर अधिलाभ विधि से ख्याति की गणना का सूत्र होता है अधिलाभ, बहुत आराम से समझना बच्चा, ठीक है, अधिलाभ गुणे क्रय वर्ष। क्या होता है? अधिलाभ गुणे क्रय वर्ष। जिस प्रकार से औसत लाभ विधि से ख्याति की गणना का सूत्र क्या हुआ करता था? औसत लाभ गुणे क्रय वर्ष। यहां पे क्या होगा? अधिलाभ गुणे क्रय वर्ष। अब बच्चा बात को समझो, क्रय वर्ष तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर अधिलाभ नहीं दिया रहेगा तो अधिलाभ निकालने का सूत्र क्या होगा? बहुत आराम से समझना है। अगर अधिलाभ नहीं दिया रहेगा तो अधिलाभ निकालने का सूत्र होता है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। अब देखो क्वेश्चन ने अगर औसत लाभ नहीं दिया हुआ तो औसत लाभ निकालने का सूत्र तो आपको पता है क्या होता है। बोले सर अब यहां से बात को समझो, यहां से अगर औसत लाभ नहीं दिया हुआ है तो औसत लाभ निकालने का सूत्र तो आपको पता है, मैंने बता ही दिया था क्या होता है। समस्त वर्षों का योग, समस्त वर्षों के लाभों का योग बटे वर्षों की संख्या, बटे वर्षों की संख्या। और सामान्य लाभ निकालने का सूत्र क्या होता है, यह आपको याद रखना पड़ेगा। सामान्य लाभ निकालने का सूत्र होता है विनियोजित पूंजी, विनियोजित पूंजी गुणे दर बटा 100, गुणे दर बटा 100। ये होता है अधिलाभ विधि से ख्याति निकालने की का सूत्र। ठीक है, हालांकि कभी कभी क्वेश्चन में विनियोजित पूंजी भी नहीं दी होगी, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये नहीं है, तो इसलिए आपको इतना ही याद करना है। औसत लाभ क्या, मैंने क्या बोला, अधिलाभ विधि से ख्याति की गणना निकालने का सूत्र क्या होता है? तो ख्याति बराबर होता है अधिलाभ गुणे क्रय वर्ष। क्वेश्चन में अगर अधिलाभ नहीं दिया है तो अधिलाभ निकालने का सूत्र क्या होता है? औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। अब हो सकता है औसत लाभ दिया हो तो हमने औसत लाभ लिख दिया, और अगर सामान्य लाभ नहीं दिया तो सामान्य लाभ निकालने का सूत्र होता है विनियोजित पूंजी गुणे दर बटा 100। तो औसत लाभ में से सामान्य लाभ को घटाएंगे तो अधिलाभ निकलेगा, अधिलाभ को क्रय वर्ष से गुणा करेंगे तो क्या निकल आएगा? बोले सर ख्याति निकल आएगी। क्या निकल आएगी? बोले सर ख्याति निकल आएगी। यह सूत्र आप लोग लिख लीजिए, अधिलाभ विधि से ख्याति की गणना का सूत्र है। बच्चा याद रखना, यह सूत्र अधिलाभ विधि से ख्याति की गणना का सूत्र है। इससे सरल तरीके से ना तो सूत्र को बताया जा सकता है और इससे सरल तरीके से ना ही इसको डिस्क्राइब भी किया जा सकता है। तो बच्चा बहुत ही सिंपल से सूत्र के माध्यम से हम लोगों ने इसको क्लियर किया। अब देखो जब मैं अधिलाभ विधि से ख्याति की गणना करूंगा तो आपको लगेगा सर इतना सरल तरीके से ख्याति हमसे बन रही है, और ख्याति ही नहीं पूरी अकाउंट आपको इतने ही सरल तरीके से पढ़ना है। ठीक है, वो तो 2 दिन थोड़ा सा तबीयत का इश्यू हो गया, वरना आपको ये चैप्टर खत्म हो गया होता। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो आप इसे वीडियो को बाद में पॉज करके भी लिखते रहा करो। भाई 1, 2 बार 3 बार देख लिया करो, जहां समझ में ना आए तो 5 बार सोचो। इससे अच्छी सुविधा क्या हो सकती है? आप अगर हमसे कोचिंग ऑफलाइन भी पढ़ रहे होते, बात को समझो थोड़ा सा, अगर हमसे आप ऑफलाइन भी पढ़ रहे होते कोचिंग, तो मैंने कोई चीज बता दी, आपके घर में उस दिन काम था, मान लो आप 1 हफ्ते क्लास नहीं ले पाए, तब तो आपको फिर वो चैप्टर समझ में नहीं आने वाला है। और मान लो उस टाइम पे आपका ध्यान ना लगा हो या आपने ध्यान न दिया हो, घर जाके आप भूल गए हो, तो यहां तो चीजें ये है ना, यहां तो आपको मिल रही हैं, अपलोडेड है, आप मेरे वीडियो को कितने बार देख सकते हो यार। इससे अच्छी सुविधा क्या होगी? लोग 300 रुपया क्या मैटर रखता है? आपके भविष्य के लिए 300 कुछ मैटर है क्या? अरे अगर जिन्होंने 300 दिया उसको पूरे वीडियो दिए जा चुके हैं भैया, उनको पूरी आधी तो इंग्लिश कंप्लीट कराई जा चुकी है, और अकाउंट कंटिन्यू चल रही है। भाई 3रा चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर देंगे, 10 चैप्टर तक तो अकाउंट ही है। ठीक है, बिल्कुल। देखो सिंपल सी बात इतना समझ लो, मुझे यहां पे पढ़ाना है, आपसे पैसे लेना है, मैं एक टीचर हूं और टीचर का काम है पढ़ाना। मैं आपको पढ़ाऊंगा, पूरा
कंप्लीट कराऊंगा अकाउंट, पूरी इंग्लिश कंप्लीट होगी और आपसे हमें पैसे चाहिए, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, तो जैसे ही महीना पूरा होगा तो एक बार फिर अपडेट हम लोग होंगे। तो अगर आपको अगले महीने हमारा बैच लेना है तो आप लोग बिल्कुल हमारे बैच को ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि क्लासेस कंटिन्यू यहाँ होती हैं, यहाँ पे पढ़ाई अच्छी तरीके से की जाती है, 300 रुपये में इस तरह की पढ़ाई आपको नहीं मिलेगी कहीं पे, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो तो चलते हैं अपने क्वेश्चन में। तो लगा दीजिए सर आज का अपना अगला क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37 हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। तो ध्यान से देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 38 आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा। ठीक है, एक फर्म ने 20,000 रुपया, 6,000 रुपया, 12,000 रुपया और 8,000 रुपया का लाभ गत 4 वर्षों में क्रमशः अर्जित किया। ये 4 वर्षों को लाभ दिया हुआ है, कितना कितना। अच्छा पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। बोले सर लाभ दिया हुआ है, ठीक ना, क्या दिया हुआ, लाभ दिया हुआ है। ठीक है, कितना कितना लाभ दिया है भाई, तो लाभ दिया हुआ है 20,000, क्योंकि डेटा सब अपने पास रहना चाहिए। 6,000, 20,000, 6,000, 12,000 और 8,000, 4 वर्षों का लाभ दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन ने बोला है विनियोजित पूंजी 50,000 है, विनियोजित पूंजी दी हुई है। ठीक है, विनियोजित पूंजी भी दी हुई है, जो दी हुई है क्वेश्चन में हम लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे विनियोजित पूंजी कितनी दी है, 50,000। ठीक है, तो 50,000 हमने लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे क्वेश्चन ने दिया हुआ इस पर 15% की दर से रेट है, मतलब रेट कितना दिया हुआ, बोले सर 15% लगा हुआ है। ठीक है, आगे क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि ख्याति की गणना 3 वर्षों के क्रय के आधार पर करना है अधिलाभ विधि द्वारा। क्रय वर्ष दिया हुआ है 3, क्रय वर्ष कितना दिया हुआ, बोले सर क्रय वर्ष दिया हुआ है 3 और बोला अधिलाभ विधि से ख्याति की गणना कीजिए। क्या बोला, अधिलाभ विधि से ख्याति की गणना कीजिए। आपके मन में सबसे पहले क्या आएगा, आपके मन में सबसे पहले आएगा सर हमें अधिलाभ निकालना पड़ेगा, तभी तो अधिलाभ गुणे क्रय वर्ष करेंगे। तो अधिलाभ निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, औसत लाभ होना चाहिए हमारे पास। तो चलो जल्दी से औसत लाभ निकाल लेते हैं। औसत लाभ बराबर, औसत लाभ का सूत्र क्या होता है, समस्त वर्षों के लाभों का योग, यानी 20,000 प्लस 6,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000। ठीक है, डिवाइड बाई हमने कितना किया, 4 किया। जल्दी से इसको जोड़ लो, तो ये कितना 12, 8, 20, 20, 40, 46,000। 46,000 भागे 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 11,500 आएगा। ठीक है भाई, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। ठीक है, ये 11,500 हमारा क्या आ गया, बोले सर हमारा आ गया औसत लाभ। लेकिन चूंकि अपन को अधिलाभ विधि से ख्याति निकालना है तो औसत लाभ से तो मतलब है नहीं, फिर अपन को क्या होना चाहिए, बोले सर सामान्य लाभ होना चाहिए। अब आपको सूत्र अगर याद होगा तो ही आप ऐसी चीजें कर पाएंगे। ठीक ना, सूत्र याद करना कंपलसरी है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। सामान्य लाभ का सूत्र क्या होता है, बोले सर सामान्य लाभ का सूत्र होता है विनियोजित पूंजी, अभी अभी सर ने बताया, विनियोजित पूंजी गुणे दर बटा 100। यही मैंने बताया सामान्य लाभ का सूत्र, विनियोजित पूंजी गुणे दर बटा 100। इसको अपन ने काटा तो कितना आ गया, बोले सर 7500 आ गया। कितना आ गया, 7500। अब एक बात बताओ, यहां से हम अधिलाभ निकाल सकते हैं, बोले सर बिल्कुल अधिलाभ निकाल सकते हैं, क्योंकि अधिलाभ का सूत्र आप ही ने बताया हुआ है, औसत लाभ। बच्चा बहुत आराम समझना, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। क्या बताया मैंने, बोले सर औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। अब बच्चे ये बताओ औसत लाभ कितना निकला है, बात को बहुत आराम से समझो। औसत लाभ कितना निकला, बोले सर औसत लाभ निकला है 11,500। औसत लाभ कितना निकला है, 11,500। सामान्य लाभ कितना निकला है, बोले सर 7500। अगर औसत लाभ में से सामान्य लाभ को हम लोग घटा देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, बोले सर अधिलाभ निकल आएगा। तो कितना आ गया, बोले सर ये आ गया 4,000। कितना आ गया, 4,000। क्लियर है यहां तक, ये 4,000 अधिलाभ निकल आया। लेकिन हमारा ये उत्तर नहीं है, क्योंकि उत्तर हमारा क्या निकलेगा, बोले सर ख्याति। और ख्याति का सूत्र क्या होता है, बोले सर अधिलाभ गुणे क्रय वर्ष। अधिलाभ कितने हैं, बोले सर 4,000 है। क्रय वर्ष कितना है यहाँ पे, तो बोले सर क्रय वर्ष है 3। तो उत्तर क्या आ जाएगा, बोले सर 12,000 रुपया। उत्तर क्या आ जाएगा, 12,000 रुपया। उत्तर क्या आ जाएगा, बोले सर 12,000 रुपया आ जाएगा। अब देखो ये सारी चीजें ना आपसे बहुत सिंपल तरीके से तब बनेंगी जब आपने उसका सूत्र याद किया हुआ। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करो कि मैंने किया कैसे। क्वेश्चन को मैंने देखा तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि अधिलाभ विधि से ख्याति की गणना करें। अब देखो आपके मन में पहली बात आनी चाहिए कि ख्याति के मूल्यांकन की 3 विधियां होती हैं, औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि और पूंजीकरण विधि। अब आपके मन में आना चाहिए कि क्वेश्चन ने अधिलाभ विधि से ख्याति की गणना का सूत्र पूछा, तो हमको अधिलाभ विधि की सूत्र हमको याद होना चाहिए। अधिलाभ विधि का सूत्र होता है अधिलाभ गुणे क्रय वर्ष। क्या होता है, अधिलाभ गुणे क्रय वर्ष, सही होता है।
लेकिन क्वेश्चन अगर अधिलाभ नहीं दिया हुआ तो अधिलाभ निकालने का सूत्र होता है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। अगर क्वेश्चन ने औसत लाभ नहीं दिया हो तो औसत लाभ निकालने का सूत्र होता है समस्त वर्षों का योग बटे वर्षों की संख्या, औसत लाभ निकल गया। सामान्य लाभ निकालने का सूत्र होता है विनियोजित पूंजी गुणे दर बटे 100, सामान्य लाभ निकल गया। ये औसत लाभ है, ये सामान्य लाभ है। अगर औसत लाभ में से सामान्य लाभ को अगर औसत लाभ से घटा देंगे तो क्या निकल आएगा? अधिलाभ। और अधिलाभ को क्रय वर्ष से गुणा कर देंगे तो बच्चा आ जाएगा अधिलाभ से ख्याति की गणना। क्वेश्चन ने ख्याति पूछा था ना कि अधिलाभ, और अधिलाभ से ख्याति पूछा था तो कितना आ जाएगा? 12,000। ये 12,000 आंसर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? 12,000 आंसर लिखा हुआ है। अब बताओ कि क्या कठिन है ये? बिल्कुल कठिन नहीं है भाई। अगर हमको सूत्र याद है, अगर हमको सूत्र पता है कि ख्याति बराबर अधिलाभ निकालने, अगर अधिलाभ विधि से ख्याति निकालेंगे तो सूत्र होता है अधिलाभ गुणे क्रय वर्ष। अधिलाभ निकालने का सूत्र होता है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। औसत लाभ निकालने का सूत्र होता है समस्त वर्षों का लाभों का योग बटे वर्षों की संख्या। और सामान्य लाभ निकालने का सूत्र होता है विनियोजित पूंजी गुणे दर बटा 100। और अधिलाभ निकालने का सूत्र होता है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, घटा देंगे तो अधिलाभ निकल आएगा। अधिलाभ गुणे क्रय वर्ष कर देंगे तो बच्चा आपका क्या निकल आएगा? ख्याति निकल आएगा। और ये मैंने क्या निकाला हुआ है? बोले सर मैंने ख्याति निकाली हुई है 12,000 रुपया। अभी ईमानदारी से बताओ कि अभी क्या आपको दिक्कत है? क्या एक बार और समझाने की जरूरत है? यार इससे सरल तरीका क्या हो सकता है? मतलब आपको सिंपल सा सूत्र याद रखना है और सूत्र के हिसाब से चीजें लाके रख देना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? बहुत ही सिंपल सा है ना? क्लियर है? चले इसको मिटाएं। अगले क्वेश्चन में अपन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 में चले तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 39 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए ईमानदारी से पढ़ने का आप प्रयास करिए। कहीं पे भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। इस कोरोना काल पे कहीं पे भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप केवल ईमानदारी से पढ़ते रहिए, आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा। देखो मैंने पहले ही बोला था कि आपका पूरा पेपर होगा, क्वार्टरली होगा, हाफ ईयरली होगा, एनुअली होगा। अभी तक ये था कि ऐप के माध्यम से पढ़ाए जाएंगे स्कूलों के द्वारा। बहुत सारी ऐसी स्कूल हैं जिनके पास ऐप ही नहीं है, पढ़ाएंगे कहां से हो? एंड ऑफ एंड बात है कि आपका पेपर होगा पूरा 100 नंबर का। मैंने पहले ही बता रखा है कि कोई भी ऑथेंटिक जानकारी अभी नहीं आ रही है, कभी होता है कभी नहीं। तो यूनिट टेस्ट का भी क्लियर नहीं है, पता चले कैंसिल हो जाए, तो आप अपनी पूरी तैयारी करते रहो। इनके चक्कर में पड़े रहोगे स्कूलों के तो आपका कैरियर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सरकार और स्कूलों के चक्कर में ना पड़ के केवल थोड़ा सा ध्यान दीजिए पढ़ाई पे, जहां पे आपका काम है। मतलब मैं स्कूलों के और सरकार की नहीं, अब जैसे कुछ का मतलब है कि आपसे क्या मतलब है? सरकार किस तरह के एग्जाम लेगी, स्कूल किस तरह के खुलेंगे, क्या होंगे? भाई आप अपनी पढ़ाई जारी रखो ना। आप कुछ लोग बोले 21 सितंबर से सर स्कूल खुल जाएंगे। भाई वहां पे अच्छे से पढ़ के जाओ। कुछ लिखा हुआ है पेपर में या सरकार ने आदेश दिया हुआ है कि 21 सितंबर को जो बच्चे हैं वो अभिभावकों से पूछ करके अपने घर में वहां जाके जानकारी ले सकते हैं। कोई स्कूल नहीं खुलने वाले हैं। ठीक है, जानकारी मतलब जैसे ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं स्कूलों से, तो कॉपी चेक करना या कुछ ऐसी सावधानी के लिए स्कूल जा सकते हैं बच्चे। इसका ये कतई मतलब नहीं कि वहां पर आपको स्कूल लगने वाली है या कोई 4 से 6 घंटे स्कूल में पढ़ाई होने वाली, क्योंकि लगातार कोरोना के केसेस चल रहे हैं। अभी तो लॉकडाउन अभी बढ़ने वाला है, अभी तो लॉकडाउन बहुत जबरदस्त होने वाला है। सोचिए कि जब पहले 10,000 केस मिलते थे तब लॉकडाउन था, अब तो लाखों में संख्या जा रही है कोरोना की। कोरोना घटने वाला नहीं है अभी आपके 4, 6, 8 महीने, तो मतलब बहुत बड़ा लॉकडाउन होने वाला है अभी। यकीन मानिए, ये कोई मैं चेतावनी नहीं दे रहा हूं। आप खुद सोचिए कि जब लगातार कोरोना केस इतने बढ़ रहे हैं तो चीजें कैसे संभव हो पाएंगी? क्या कभी संभव हो पाएंगी? कभी नहीं संभव हो पाएंगी। तो ऑनलाइन के माध्यम से आपको सुविधा मिल रही है तो सुविधा का लाभ उठाओ और पढ़ते रहो। ऐसा ना हो कि आप सुविधा से बाहर हट जाओ फिर कहो कि ये क्या हो गया। क्योंकि यकीन मानो अब आज से 15 से 25 दिन बाद देश की हालत और डिस्टर्ब होने वाली है। लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, चलो तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 39 को ध्यान से देखो। ठीक है, एक व्यापार में 40,000 रुपया की पूंजी लगाई गई है, यानी कि ये विनियोजित पूंजी दी हुई है। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में जो हमारे पास दिया है, पूंजी का मतलब विनियोजित पूंजी से ही होता है। ठीक है, विनियोजित का मतलब होता है जो पूंजी कहीं व्यापार पे लगाई जाती है। तो विनियोजित पूंजी कितनी है? बोले सर विनियोजित पूंजी है 40,000 रुपया। तो हमने यहाँ पे कितना लिख दिया? बोले सर 40,000 रुपया। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया इस प्रकार के व्यापार में औसत लाभ 10% है, यानी कि रेट परसेंटेज दिया हुआ कितना? बोले सर 10% दिया हुआ है। आगे व्यापार में 5 वर्षों का औसत लाभ 8,000 दिया। क्वेश्चन ने इस बार औसत लाभ निकाल के दे दिया। तो ठीक है, अगर औसत लाभ निकाल के दे दिया हो तो एक काम तो हमारा खत्म हो गया, हमें औसत लाभ निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। औसत लाभ कितना है? बोले सर 8,000 है। यदि ख्याति का मूल्य 5 वर्षों के औसत लाभ अधिलाभ विधि से 3 वर्षों के क्रय के बराबर हो तो क्रय वर्ष दिया हुआ है कितना? बोले सर क्रय वर्ष दिया हुआ है 3। ये क्वेश्चन ने दिया हुआ है और क्वेश्चन ने यहाँ पे पूछा हुआ है कि बताइए
कि ख्याति का मूल्य क्या होगा, अधिलाभ विधि से ख्याति का मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन को देख के समझ में आ गया कि किस विधि से ख्याति का मूल्य पूछने की बात किया। बोले सर अधिलाभ विधि से ख्याति का सूत्र क्या होगा या ख्याति का मूल्य क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा है, आपको समझ में आ ही गया होगा कि ख्याति का सूत्र क्या होगा। भाई सबसे पहले तो हम अधिलाभ ही निकाल लेते हैं, और अधिलाभ का सूत्र क्या होता है। बोले सर अधिलाभ का सूत्र होता है औसत लाभ, बात को समझना आराम से, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। क्या होता है, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। ठीक है, अब आराम से समझने का प्रयास करना। औसत लाभ क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस बार निकालने की जरूरत नहीं है। औसत लाभ निकाल के दिया हुआ है 8000, लेकिन सामान्य लाभ नहीं दिया हुआ है। अब आपको पता है सामान्य लाभ निकालने का सूत्र क्या होता है, तो बात को समझो। सामान्य लाभ निकालने का सूत्र होता है विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी कितनी दी है, बोले सर 40,000 गुणे 10 बटा कितना 100, तो कितना आ जाएगा, बोले सर यह आ जाएगा 4000। तो सामान्य लाभ 4000 निकला। किसको समझ में नहीं आया कि सामान्य लाभ 4000 कहां से आ गया। भाई आप एक बात बताओ, सामान्य लाभ निकालने का सूत्र क्या होता है, विनियोजित पूंजी गुणे दर बटा 100 होता है। विनियोजित पूंजी सवाल में 40,000 दी गई है, दर 10% दी गई, बटे में 100 दिया। क्लियर है, ठीक है, 40,000 गुणे 10 बटा 100। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बात को समझो। यहां इससे घटाओगे तो क्या निकल आएगा, बोले सर अधिलाभ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बोले सर अधिलाभ आ जाएगा। तो अधिलाभ बराबर कितना आ गया, बोले सर अधिलाभ बराबर आ जाएगा 4000। अधिलाभ बराबर कितना आ जाएगा 4000। क्वेश्चन ने ख्याति निकालने के लिए दिया है अधिलाभ विधि से, तो ख्याति बराबर क्या हो जाएगा, अधिलाभ गुणे क्रय वर्ष। अधिलाभ गुणे क्रय वर्ष, तो कितना आ जाएगा, बोले सर 12000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, बोले सर 12000 आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, बोले सर 12000। आप अपनी कॉपी में चेक कर सकते हैं कि अधिलाभ का आंसर कितना है। बोले सर अधिलाभ के आंसर तो 12000 ही आता है क्वेश्चन नंबर 39 का भी। क्लियर है यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलें अपने अगले क्वेश्चन में, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 को हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 आप लोगों के लिए वर्क रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर 41 आप सभी लोग करके बताइएगा मुझे कि आपका आंसर आया कि नहीं आया। 40 मैं बता रहा हूं, 41 आपके लिए मैंने वर्क दिया हुआ है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा है। अब देखो अगर कहीं पे औसत लाभ दिया हुआ है तब तो आप सीधे सामान्य लाभ से घटा दें। अब मान लो कुछ सवाल ऐसा मिल गया जहां पे औसत लाभ भी दिया हुआ है, सामान्य लाभ भी दिया हुआ है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो सीधे अपन उसको घटा के ही आंसर लिख देंगे। अगर नहीं दिया हुआ है तो भाई औसत लाभ और अधिलाभ आपको निकालना पड़ेगा, सॉरी औसत लाभ और सामान्य लाभ आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने अंतिम क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 40 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 आज का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 आपके लिए होमवर्क है, आप लोग करके बताइएगा। और कल हम लोग 42, 43, 44 को खत्म कर देंगे। ठीक है, कल हम लोग 42, 43 और 44 को खत्म कर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 40 में है व्यवसाय में विनियोजित पूंजी 2 लाख है। पहले सवाल पे जो दिया हुआ है वो अपन लिख लेते हैं। विनियोजित पूंजी दिया हुआ है तो आराम से विनियोजित पूंजी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विनियोजित पूंजी कितनी है, बोले सर विनियोजित पूंजी दी हुई है व्यापार में 2 लाख की। कितनी दी हुई है, बोले सर 2 लाख की। ठीक है, विनियोजित पूंजी 2 लाख है। आगे क्वेश्चन ने दिया हुआ है प्रत्यय दर दिया हुआ है 15%, तो कोई दिक्कत नहीं है, दर हो गई 15%। वर्ष 2017-18 के दौरान फर्म में 48,000 रुपए का लाभ अर्जित किया हुआ है। लाभ भी दिया हुआ है कितना, बोले सर 48,000 का। अब अगर कोई भी अन्य लाभ नहीं है तो सिंपल सी बात है, वही क्या हो जाएगा हमारा 48,000 ही हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट भी हो जाएगा। ख्याति की गणना 3 वर्षों के क्रय के आधार पर करनी है। क्रय वर्ष दिया हुआ है कितना, क्रय वर्ष है 3। अब देखो औसत लाभ क्या हो जाएगा, बोले सर 48,000 ही औसत लाभ हो जाएगा। भाई जब एक ही वर्ष का दिया है तो औसत लाभ का योग 48,000 भागे 1 करोगे तो 48,000 ही आएगा, 48,000 ही आएगा। ठीक है, सामान्य लाभ यहां से निकाल लो क्वेश्चन के माध्यम से। कितना निकाल लोगे, सामान्य लाभ। सामान्य लाभ कितना निकल आएगा, बोले सर विनियोजित पूंजी यानी कि 2 लाख, 2 लाख गुणे 15/100 कितना निकलेगा, बोले सर ये निकलेगा 30,000। कितना निकलेगा, बोले सर 30,000। बच्चा अधिलाभ यहां से निकाल लो। अधिलाभ बराबर क्या हो जाएगा, बोले सर अधिलाभ बराबर औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। औसत लाभ कितना है, बोले सर औसत लाभ दिया हुआ है 48,000, सामान्य लाभ दिया हुआ है 30,000। ठीक है, यहां से हमारा क्या निकल आएगा, बोले सर यहां से हमारा अधिलाभ निकल आएगा। क्या निकल आएगा, यहां से हमारा अधिलाभ निकल आएगा कितना, बोले सर 18,000। क्या 18,000। इससे हमें क्या निकाल लेना, बोले सर ख्याति निकाल लेना है। और अधिलाभ आ ही गया कितना 18,000। क्रय वर्ष कितना है, बोले सर क्रय वर्ष 3, यानी कि उत्तर कितना आ जाएगा, बोले सर उत्तर आ जाएगा 54,000। हमारा उत्तर आ चुका है 54,000 रुपया। आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं, उत्तर आ चुका है 54,000 रुपया। मुझे नहीं लगता कि किसी को इस सवाल पे कोई भी दिक्कत हो। हाँ, कुछ लोग ये पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे जैसे लाभ एक ही वर्ष का दिया हुआ था 48,000,
तो क्या ये औसत लाभ भी होगा भाई? अगर औसत लाभ नहीं है तो करके देख लो। अगर ये लाभ 48,000 है, औसत वर्षों का योग कितना हो जाएगा? बोले सर 48,000, वर्षों की संख्या एक है तो केवल एक ही आएगा, यानी 48,000 ही आएगा। तो कॉमन सेंस रखने वाली बात है, अगर एक वर्ष का ही लाभ दिया हुआ है तो वो तो टोटल औसत लाभ ही दिया हुआ है, ठीक है। तो औसत लाभ 48,000 में से 30,000 घटाया तो ये अधिलाभ आ गया, अधिलाभ गुणे क्या हो गया? क्रयवर्ष, यानी कि 54,000। अब बच्चे एक चीज यहां पे याद रखना जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्वेश्चन में एक बार दिया था कि और सामान्य फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ था, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ था इस तरीके से। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया था सामान्य लाभ, और यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स में था ये, और यहां दिया, सॉरी यहां पे था अधिलाभ, यहां पे था अधिलाभ, और यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ था माइनस सामान्य लाभ। तो काफी सारे बच्चों का गलत हो गया था। यहां पे जब माइनस दिया हुआ तो सिंपल सी बात है, यहां पे अपन को क्या लिखना था? औसत लाभ निकला था। क्या लिखना था? औसत लाभ, ठीक है। कभी कभी बोल देता है कि सामान्य औसत लाभ में से क्या घटाने से अधिलाभ निकलता है, तो याद रखना औसत लाभ में से सामान्य लाभ घटाने से ही क्या निकलता है? बोले सर अधिलाभ निकलता है। क्या निकलता है? बोले सर अधिलाभ निकलता है। मुझे लगता है कि सफिशियंट है आज के लिए, आपको चीजें बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई हैं कि अधिलाभ विधि से ख्याति की गणना का सूत्र क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 41 आप लोगों के लिए होमवर्क है, बिल्कुल इस क्वेश्चन को आप लगाइएगा, क्वेश्चन नंबर 41 को आप लगाइएगा। कल हम लोग बात करेंगे पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना, कल हम लोग बात करेंगे पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना। क्लियर है बच्चा? और कल ही इस चैप्टर को हम लोग क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। और कल ही इस चैप्टर को हम लोग क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। और कल समाप्त कर देंगे, टेस्ट भी ले लेंगे, और परसों अपन चलेंगे नए चैप्टर में, यानी कि चैप्टर नंबर 3। परसों अपन चलेंगे नए चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। परसों अपन चलेंगे चैप्टर नंबर 3 में। तो कल एक काम करते हैं, कल इंग्लिश की क्लास कल भी ऑफ करते हैं, और कल सुबह टाइम ही क्लास ले लेते हैं अकाउंट की, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश काफी सारे लोग आगे तक पहुंच गए हैं, तो इंग्लिश की क्लास थोड़ा सा और एक दिन नहीं लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कल सुबह टाइम इसका पढ़ लेते हैं और शाम टाइम क्या कर लेते हैं? इसका टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। शाम को 7 बजे इसका टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि सुबह टाइम कल अपन को ये चैप्टर खत्म करना है, इसलिए दोनों टाइम अकाउंट ही ले लो कल भी, ठीक है। तो इंग्लिश की क्लास परसों से अपन कर लेते हैं। ओके, कोई दिक्कत कि इंग्लिश की क्लास कर दें शाम को 4 बजे से, सॉरी सुबह 8 बजे कर दें क्या इंग्लिश की क्लास? आज भी नहीं हो पाई थी क्योंकि इंग्लिश की क्लास तो, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट कर देना रात में। तो अगर आपको मेरा ऐसा मानना है कि सुबह 8 बजे अपन अकाउंट की कर देते हैं, तो पूंजीकरण विधि से सवाल पढ़ा देते हैं, शाम को 7 बजे अकाउंट का टेस्ट ले लेंगे, क्योंकि चैप्टर खत्म होता है तो हम लोग टेस्ट जरूर लेते हैं। और कल से सुबह 8 बजे, कल से फिर परसों से मतलब 8 बजे वही इंग्लिश रहेगी, और अकाउंट नॉर्मल तरीके से तीसरा चैप्टर हम लोग शुरुआत कर देंगे। और अगर कल सुबह टाइम नहीं हो पाएगी अकाउंट की क्लास, तो शाम को पहले अकाउंट की होगी, तो इस चैप्टर को खत्म करेंगे, फिर टेस्ट परसों होगा, तो इसलिए मैं सोचा कि मैं कल ही खत्म कर दूं, ठीक है। तो बाकी आप लोगों को जैसा लगे, क्लास इंग्लिश की भी कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है, 8 बजे से। ओके, तो चलिए ठीक है, 41 नंबर आप लोग लगाइएगा। आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाया हुआ, इसके बारे में प्रतिक्रिया जरूर दिया करिए। आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन एक बार फिर से हम लोग बोल रहे हैं कि लगभग 23 से 24 क्लास हो चुकी है। एक्यूरेट मुझे पता नहीं है, शायद 23 या 24 क्लास हो चुकी है। क्लास 1 से लगा करके क्लास 23 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आपको ये सारी क्लासेस कंप्लीट पढ़ लेनी है क्लास 23 तक, ठीक है। क्लास 23 तक कंप्लीट पढ़ लेनी है। जब आप ये पूरी 23 क्लास पढ़ लेंगे तो आपसे पहला और दूसरा चैप्टर कंप्लीट बनने लगेगा, जो एग्जाम में आने वाला है। पूरी थ्योरी भी आपको बनने लगेगी, सवाल का अलग से आपको पीडीएफ दिया जा चुका है, ठीक है। याद रखना बच्चा, यहां पर थ्योरी और सवाल दोनों पढ़ाए जाते हैं, और पूरा आपको पीडीएफ भी दिया जाता है। इंग्लिश भी आपको अगर बात की जाए तो लेसन 5 तक कराई जा चुकी है टेक्स्ट बुक में, और 4 चैप्टर हो चुके हैं वर्क बुक में। ये टेक्स्ट बुक का हो चुका है, ये वर्क बुक का हो चुका है। ग्रामर की भी 3 क्लासेस कंप्लीट कराई जा चुकी हैं, ठीक है। और इसके बावजूद भी कुछ नोटिस वगैरह अलग से भी सर पढ़ा चुके हैं। यानी कि आप समझ सकते हो कि कितने बेहतरीन तरीके से आपकी क्लासेस लगातार चल रही हैं। इससे बेहतरीन तरीका कुछ भी बच्चा नहीं हो सकता पढ़ाई का, ठीक है। आपको पढ़ना है यार, हम लोग कोशिश करते हैं कि एक दिन में 2 क्लासेस कम से कम इंग्लिश और अकाउंट की दी जा सकें, ठीक है। उसके बावजूद भी आप लोग अगर नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो कल हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट, अच्छे से मेहनत करो, थैंक यू।